ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेशम से रेशम वस्त्र कैसे तैयार किया जाता है, यानी बाजार में मिलने वाले जो रेशमी वस्त्र होते हैं इतने महंगे क्यों होते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कोकून से कैसे रेशम का धागा तैयार किया जाता है और यह रेशम का धागा तैयार होने के बाद हमारे बीच में वस्त्रों के रूप में कैसे यह प्राप्त होता है। हम आपको यह जानकारी बारी बारी से सभी को देने वाले हैं। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो रेशम और रेशम के स्रोत कौन कौन से होते हैं उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिसको समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए तथा हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको एक संपूर्ण से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कोकून से वस्त्र तक कैसे निर्माण किया जाता है। यानी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो रेशमी धागे हैं, रेशमी धागे कैसे कोकून से तैयार किए जाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में रेशम क्या है उसके बारे में बताया, फिर उसके बाद रेशम के स्रोत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल दे दिया। यानी आपको पता है कि जो रेशम कीट होते हैं, रेशम कीट लार्वा, यानी रेशम कीट जब अंडे देते हैं तो अंडे देने के बाद वह लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और लार्वा के बाद जो है जब वो प्यूपा बनते हैं और प्यूपा के बाद तब वह कोकून का निर्माण करते हैं। तो कोकून से ही कैसे धागों का निर्माण किया जाता है, इन सारी प्रक्रियाओं को हम अभी आपको बताएंगे कि कोकून से कैसे धागों का निर्माण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोकून से कैसे धागे बनाए जा सकते हैं। तो आप देखिए, यदि रेशम कीट द्वारा बुने गए कोकून को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी जो रेशम कीट है और रेशम कीट करता क्या है, जब प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद वह अपने शरीर के चारों तरफ एक कोकून का मतलब होता है कि एक ऐसा आवरण बना लेता है जिसके द्वारा वह धागों का निर्माण हो रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्यूपा अपने चारों तरफ एक खोल बनाता है और वही खोल धागों के निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि रेशम कीट द्वारा बुने गए कोकून को ऐसे छोड़ दिया जाए तो प्यूपा वयस्क कीट में, यानी एक वयस्क कीट में विकसित हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि रेशम कीट द्वारा जो कोकून बनाए गए और इस कोकून को अगर ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा कि प्यूपा वयस्क कीट में विकसित हो जाएगा और जब वयस्क कीट में विकसित हो जाएगा तब क्या होगा आपकी कि किसान करता क्या है कि कुछ कोकूनों को ऐसे ही छोड़ देता है जिससे उनसे प्राप्त वयस्क कीटों के बाद में अंडे प्राप्त कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर प्यूपा अपने चारों तरफ कोकून का निर्माण कर लिया, यानी खोल का आवरण बना लिया, तो इस खोल के अंतर्गत जो रेशम कीट की प्यूपा हैं तो वह वयस्क कीट में निर्माणित होते हैं और जैसे ही वयस्क कीट में वह बन जाते हैं और बनने के बाद कोकून से बाहर निकल जाते हैं तो किसान करता क्या है कि कुछ ऐसे कोकून को वह वयस्क कीट में होने के लिए छोड़ देता है जिनसे दोबारा उनसे अंडे प्राप्त करके लार्वा और रेशम के धागे प्राप्त कर सके। लेकिन उससे पहले किसान करता क्या है कि कुछ कोकूनों को लेकर उसे धूप में या गर्म पानी में उबाल देता है। तो आगे की प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे किसान करता क्या है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि किसान कुछ कोकूनों को ऐसे ही छोड़ देता है, यानी कुछ कोकून को ऐसे ही छोड़ देगा जिससे कि उनसे प्राप्त वयस्क कीटों के बाद में और अंडे प्राप्त किए जा सके। हमने आपको ही बताया कि किसान करता क्या है कि जब प्यूपा वयस्क कीटों में विकसित हो रहे होते हैं तो उनसे करता क्या है कि कुछ अंडे प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, परंतु किसान करता क्या है कि वह अधिकांश कोकूनों से रेशम प्राप्त करना चाहता है, यानी कुछ कोकूनों को तो छोड़ देता है जिससे रेशम के जो कीट होते हैं वह वयस्क होकर बाहर निकल जाए, लेकिन वह कुन कीटों से धागा चाहता है तो करता क्या है कि अधिकांश कोकूनों से रेशम प्राप्त करना
चाहता है, इसके लिए वह कोकूनों में उपस्थित प्यूपों को धूप में रखकर अथवा जल में उबालकर मार देता है। यानी यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि जब प्यूपा कोकून का निर्माण कर लेते हैं तो किसान क्या करेगा, उसे अंडा प्राप्त करने के लिए कुछ वयस्क कीटों को यानी छोड़ देगा उसी तरह से, जिससे वो प्यूपा से निकलकर यानी अंडे देने के लिए तैयार। लेकिन कुछ कोकूनों को वह क्या करेगा, अपने पास रख लेगा और रखकर उसे धूप में या गर्म पानी में उसे उबाल देगा। यानी यहाँ पर आप देख लीजिए, उसे धूप में रखकर या जल में उबालकर मार देता है। अब रेशम के रेशों को कोकून में से निकाला जाता है। यानी यहाँ पर समझने की बात है कि अब क्या करता है कि रेशम के रेशों को कोकून से निकाला जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेशम के रेशों को कोकून से जब निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा क्या जाता है, तो इस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। इसे 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि रेशम के रेशों को कोकून में से यानी जब निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को रीलिंग कहा जाता है, रीलिंग। आगे हम लोग देखेंगे कि कोकूनों को गर्म जल में डाल दिया जाता है। किसान क्या करता है कि कोकून को गर्म जल में डाल देता है और गर्म जल में डालने के बाद फिर 6 धागे के सिरों को लेकर, यानी गर्म जल में कोकूनों को डाल दिया तो उसमें होता क्या है कि कुछ धागों के सिरे बनते हैं और उन सिरों को यानी 6 धागों के सिरों को लेकर सावधानी पूर्वक एक धागे के रूप में रील पर लपेट देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोकून को गर्म जल में डाल दिया और डालने के बाद उससे जो धागों के सिरों का निर्माण हुआ तो कम से कम मान सकते हैं कि 6 धागों के सिरों का निर्माण हो जाता है। तो उनसे लेकर करता क्या है कि एक धागे के रूप में रील पर उसे लपेट देता है और रील पर लपेटने के बाद आप क्या देखेंगे कि इस प्रकार प्राप्त धागा, यानी अभी मैंने जो आपको बताया पहले कि कैसे धागों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का जो धागा होता है लगभग, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है। यानी यह धागा एक कोकून से प्राप्त धागे जो होते हैं वह कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है और ऐसे प्राप्त धागों को नाम दिया गया है कच्चा रेशम। यानी कोकून से जब धागों का निर्माण होता है यानी यह किस रूप में है, कच्चे रेशम के रूप में प्राप्त होते हैं। उनकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर के रूप में होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब रेशम को पहले क्या किया जाता है, कच्चा रेशम तो यहाँ प्राप्त कर लिया गया और कच्चा रेशम प्राप्त करने के बाद उसे धोया जाता है और सुखाया जाता है। यानी कच्चा रेशम आपने प्राप्त करके धोएंगे और सुखाएंगे और सुखाने के बाद क्या करेंगे, इसे मोटे धागे के रूप में भी प्राप्त कर लिया जाता है। यानी यहाँ पर जो महीन महीन धागे हैं उनको एक में गूंथ कर मोटे धागे के रूप में भी प्राप्त किए जाते हैं। जब मोटे धागे के रूप में प्राप्त हो गए तो फिर इसे साबुन में उबालकर इसकी प्राकृतिक गोंद को हटा दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कोकून से जो महीन धागे उत्पन्न होते हैं उन महीन धागों को एक रील पर चढ़ाया जाता है और रील पर चढ़ाने के बाद फिर से मोटे धागे के रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है और मोटे धागे के रूप में जब वह परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है, उसे साबुन में उबालकर उसके ऊपर जो प्राकृतिक गोंद होती है उस प्राकृतिक गोंद को हटा दिया जाता है और प्राकृतिक गोंद को जब हटा दिया जाएगा फिर उसके बाद क्या किया जाए, इसके पश्चात इसे रंग कर यानी उन धागों को कलर कर दिया जाता है और कलर करने के बाद तब वस्त्र बनाए जा सकते हैं। यानी इतनी प्रक्रिया हम आपको बताएं कि कोकून से वस्त्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि प्यूपा जब कोकून का निर्माण करता है यानी प्यूपा जब अपने शरीर के चारों तरफ कर सकते हैं एक आवरण बुन लेता है, उसी को कोकून कहा जाता है। और उस कोकून को किसान करता क्या है, या तो धूप में सुखा लेगा या तो उसे उबाल देगा। हाँ, और कुछ कोकूनों को उसने करता क्या है, छोड़ देता है। और जब कुछ कोकून को वह छोड़ देता है तो वह उस कोकून से वयस्क कीट प्राप्त हो जाते हैं जिससे वह आगे की प्रक्रिया को
कर सकता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है, जो अच्छे क्वालिटी के रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं वह रेशम के कीट को मारकर ही प्राप्त किए जाते हैं और जिंदा यानी रेशम के कीट से नहीं प्राप्त किए जा सकते। यानी होता क्या है कि अगर कोकून से अगर रेशम के कीट निकल गए तो उस कोकून की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है, यानी अच्छी नहीं होती। इसलिए किसान करता क्या है कि उस कोकून में जो वयस्क कीट बन रहे होते हैं उनसे पहले ही वह करेगा क्या कि उन प्यूपा यानी उन कोकून के चारों तरफ बने गए आवरण को ही वह धूप में या पानी में उबाल देता है, जिससे इनकी गुणवत्ता बनी रहेगी। और उबालने के बाद उसमें से जो उनके प्यूपा होते हैं उनको निकाल देता है। निकालने के बाद जो धागे बनते हैं उस धागों को एक मोटे धागे में परिवर्तित करता है और मोटे धागे में परिवर्तित करने के बाद उनका नाम दिया गया है कच्चा रेशम। और फिर उसे साबुन में धोया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है, या कह सकते हैं साबुन के साथ उसे उबाल देंगे जिससे उसकी प्राकृतिक गोंद खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उसके ऊपर कलर चढ़ा देंगे और कलर चढ़ाने के बाद फिर एक अच्छा सा धागा प्राप्त कर लेंगे और उन धागों के द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि रेशम के किस्म कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि रेशम की किस्म कौन कौन से हैं। देखिए, रेशम के किस्म के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि रेशम कीट की विभिन्न किस्में प्राप्त होती हैं। यानी रेशम के जो किस्म होते हैं वह विभिन्न प्रकार की होती है या रेशम कीट से विभिन्न किस्में प्राप्त होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि रेशम कीट कुछ सफेद रेशम तथा कुछ पीली रेशम, यानी यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो कुछ अच्छे क्वालिटी के जो रेशम होते हैं वह सफेद रेशम या कुछ पीला रेशम ये अच्छे किस्म की क्वालिटी से होती है, ये उत्पन्न किए जाते हैं। यानी रेशम कीट के द्वारा जो किस्में हैं वह कौन कौन सी अच्छी क्वालिटी की सफेद रेशम और पीला रेशम होती है। इसके बाद आगे देखेंगे कि रेशम से अन्य वस्त्र भी बनाए जा सकते हैं। ये आपको पता ही है कि रेशम से अन्य वस्त्र बनाए जा सकते हैं, जैसे उदाहरण देखेंगे सैटीन और शिफॉन। यानी कह सकते हैं कि रेशम से अन्य वस्त्र भी बनाए गए, सैटीन बनाए गए और शिफॉन बनाए जाते हैं तथा इसे खूबसूरत रंगों से रंगा जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि रेशम से अन्य वस्त्र बनाए गए जैसे सैटीन है और शिफॉन है और इसे क्या किया जाता है, कलर भी दिया जा सकता है। तो अभी हमने अपने इस वीडियो में आपको कोकून से वस्त्र तक यानी कोकून के द्वारा कैसे धागों का निर्माण किया जाता है और जो धागे के कौन कौन से अच्छे क्वालिटी के किस्म होते हैं इनकी जानकारी मैंने पूरे आपको अच्छे तरीके से दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।